नमस्कार विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए अपनी जो पाठ्य बिंदु था उसमें हमने ऋतुकाल के बारे में अध्ययन किया था। ऋतुकाल की कुछ बातें हमने आपको पिछली कक्षा में बताई थी। इसमें एक ऋतुकाल का काल विभाजन, ऋतुकाल का नामकरण, ऋतुकाल के प्रमुख परिस्थितियाँ। आज हम उसी बिंदु पर आगे चर्चा करते हैं कि ऋतुकाल की प्रमुख काव्य धाराएं। असल में जो ऋतुकाल है इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ये जो 200 वर्ष का समय है विक्रम संवत के अनुसार 1700 से 1900 तक, इस काल को 200 वर्षों के काल को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें मुख्य रूप से इसका श्रेय दिया जाता है पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसका 3 भागों में विभाजन या वर्गीकरण किया है, जिसके बारे में अपने को अध्ययन करना है। ये तीनों जो बिंदु है, पहले के बोलते हैं रीतिबद्ध काव्य धारा, दूसरा है रीति मुक्त काव्य धारा और तीसरा है रीति सिद्ध काव्य धारा। अब अपने को ये जानना है कि रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध क्या होता है। तो इसमें अपने को ये सीखना है, रीतिबद्ध का अर्थ होता है कि जो कवि जिन्होंने उस समय की प्रचलित परिपाटियों को, उस समय की नियम पद्धतियों को, उस समय के लक्षण ग्रंथों को, उस समय की काव्य कलाओं को पूर्ण रूप से स्वीकार किया है, उस परिपाटी के अनुसार ही काव्य रचना की है, उस नियमों से बंधे हुए जो कवि रहे हैं उसको अपन नाम देते हैं रीतिबद्ध काव्य धारा। और असल में अपने ऋतुकाल के जो अधिकांश कवि हैं वो सभी रीतिबद्ध काव्य धारा में ही शामिल किए जाते हैं। यहाँ जो प्रमुख कवि है उनकी चर्चा हम करते हैं कि कौन कौन से कवि हैं जो रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे देव, फिर मतीराम, पद्माकर, केशव दास और भिखारी दास। ये 4-5 नाम ऐसे हैं जो रीतिबद्ध काव्य धारा में सबसे अधिक की प्रचलित माने जाते हैं, जिन्होंने अपनी रचनाएं पूर्ण रूप से रीतिबद्ध काव्य का पालन करते हुए लिखा है। अब बात करते हैं रीति मुक्त काव्य धारा की। रीति मुक्त काव्य धारा उसको कहा जाता है जिसमें उस ऋतुकाल के कवियों ने अपनी इच्छा अनुसार उन्होंने छंद का प्रयोग किया तो ठीक है, अन्यथा अपनी मनमर्जी से स्वतंत्र रूप से काव्य लिखा है। उन्होंने अलंकार का प्रयोग किया या न किया, मतलब रीति के जो बंधन थे, उस समय की जो परिपाटियां थी, जो प्रचलन था कि लक्षण ग्रंथों का प्रयोग अनिवार्य था, आचार्यत्व प्रदर्शन की प्रवृत्ति का जिन्होंने कोई ध्यान नहीं रखा, ऐसे कवियों को रीति मुक्ति कवियों के नाम से जाना जाता है। और उनके द्वारा रचित जो काव्य है उसको रीति मुक्त काव्य धारा कहा जाता है। अर्थात जिन्होंने उस समय की प्रचलित परिपाटियों को, रीतियों को, उस समय के लक्षण ग्रंथों का पालन न करके स्वच्छंद प्रवृत्ति से स्वतंत्र रूप में काव्य रचना की है, उस काव्य धारा को रीति मुक्त काव्य धारा के नाम से जाना जाता है, जिसमें मुख्य रूप से केवल 4 कवि हैं। 4 कवि है। एक का नाम है बोधा, आलम, ठाकुर और घनानंद। बोधा, आलम और ठाकुर और घनानंद, ये चारों कवि ऐसे हैं जिन्होंने रीति मुक्त काव्य की रचना की है। उन्होंने उस समय की किसी भी प्रवृत्ति को नहीं माना है। अब बात करते हैं नंबर 3 पे, जो इसका विभाजन किया जाता है। तीसरी जो काव्य धारा मानी गई है उसको कहते हैं रीति सिद्ध काव्य धारा। अब रीति सिद्ध काव्य धारा का तात्पर्य ये है कि ऐसे कवि और उनका काव्य जिन्होंने उस समय की प्रचलित परिपाटी से भी बढ़कर काव्य रचना की है, जिन्होंने ऐसा काव्य लिखा है जो अपने आप में स्वतः सिद्ध है, उनके ऊपर सारे बंधन अपने आप ही वहाँ जाकर हट जाते हैं और उनकी रचना बाकी के जितने भी कवि हैं उन सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। ऐसी काव्य धारा को रीति सिद्ध काव्य धारा कहा जाता है कि जिन्होंने उस समय की नियम पद्धति, प्रणालियों को, परिपाटियों को, लक्षण ग्रंथों को सबको तोड़कर स्वतंत्र रूप से ऐसा काव्य लिखा है जो स्वतः सिद्ध है, तो उससे नाम दिया गया है ऋतुकाल में रीति सिद्ध काव्य धारा। और इसमें केवल एक कवि की मुख्य रूप से चर्चा होती है जिसका नाम है बिहारी। बिहारी की रचना भी केवल एक ही है, बिहारी सतसई, जिसमें 713 या 19 दोहे बताए जाते हैं। वो दोहे इतने ज़्यादा काव्य कला की दृष्टि से, भाव पक्ष की दृष्टि से इतने ज़्यादा प्रबल माने गए हैं कि बाकी के जो कवि हैं उनकी अनेकों रचनाएं केवल एक रचना के सामने
फीकी पड़ जाती है। अब बात करते हैं ये रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों की बात करते हैं कि रीतिकालीन जो काव्य है, रीतिकालीन जो कवि है, उन्होंने किन किन बिंदुओं को लेकर काव्य रचना की है। सबसे पहला अपने है कि आश्रयदाता की प्रशंसा। रीतिकाल के जो कवि है वो किसी न किसी राजा महाराजा के दरबारी कवि थे। उन्होंने जो भी काव्य लिखा है वो केवल अपने आश्रयदाता को प्रसन्न, उसको खुश करने के लिए लिखा है, और जब आश्रयदाता उनका प्रसन्न हो जाता तो उन्हें अतुल धन संपदा देता था। इसलिए उनका उद्देश्य ये होता था कि मेरी रचना से मेरा जो राजा है, मेरा जो स्वामी है, वो पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाए और मुझे बहुत सारा धन दौलत देते। इसलिए कह सकते हैं कि रीतिकालीन काव्य में वास्तविकता कम है और अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन अधिक है। कारण यही है कि यदि कोई राजा थोड़ा बहुत भी वीर था तो उसकी वीरता का इन कवियों ने इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है कि उसमें वास्तविकता देखने को बहुत ही कम मिलती है। इसका कारण ये रहा था कि वो किसी भी प्रकार से अपने आश्रयदाता को प्रसन्न करना चाहते थे और अपना गुजारा चलाना चाहते थे। दूसरा बात करते अलंकार प्रदर्शन। अलंकारों के अंतर्गत सबसे अधिक प्रयोग किया है रीतिबद्ध कवियों ने। इसमें बात करते आचार्य केशवदास की। केशवदास ने अपने काव्य में लगभग 108 अलंकारों का प्रयोग किया है, और केशवदास ऐसे कवि है जिनको हम रीतिकाल का सबसे प्रथम आचार्य मानते हैं, क्योंकि इस काल में आचार्य प्रदर्शन की एक प्रवृत्ति भी चल रही थी, जिसमें कवियों ने छंद है, अलंकार है, काव्य गुण है, इनका प्रयोग सर्वाधिक किया। केशवदास ने उसी के अंतर्गत लगभग 108 जो अलंकारों का प्रयोग किया है, वो आचार्य प्रदर्शन के साथ साथ अलंकार प्रयोग इसलिए हुआ है कि वह दूसरे कवियों की तुलना में स्वयं को बहुत बड़ा सिद्ध करना चाहते थे। तीसरा बिंदु की हम बात करते प्रकृति का उद्दीपन वर्णन। देखिए, काव्य में प्रकृति का वर्णन कई रूपों में होता है, जिससे आपने कई जगह पढ़ा है कि प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन, प्रकृति का सखी रूप में या सहचरी के रूप में वर्णन, प्रकृति का मातुल्य वर्णन। लेकिन रीतिकाल में जो प्रकृति का वर्णन हुआ है वो उद्दीपन रूप में वर्णन हुआ है। कारण ये है कि मानव की जो भावनाएं हैं, उसके जो विचार है, उनको बढ़ावा देने के रूप में प्रकृति को एक साधन के रूप में रीतिकालीन कवियों ने अपने काव्य में स्थान दिया है। अगले बिंदु की बात करते हैं श्रृंगार वर्णन। रीतिकाल के अगर किसी रस की अगर केवल हम एक रस की अगर चर्चा करें तो वो है केवल श्रृंगार रस, जिस पर सबसे अधिक काव्य रचना की गई है, सबसे अधिक संयोग। और इसके अलावा जो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि है, उन्होंने वियोग श्रृंगार रस में अपनी रचनाएं लिखी है। उन्होंने प्रकृति के प्रेम के बारे में, नारी सौंदर्य के बारे में, श्रृंगार रस से संबंधित श्रृंगार रस में नक्सिक वर्णन है, नारी चित्रण में जो नक्सिक वर्णन है उसका वर्णन जो है वो रीतिकालीन कवियों ने सर्वाधिक किया है। अब बात करते हैं नारी सौंदर्य का चित्रण। अभी जो चर्चा कर रहे थे प्रकृति चित्रण में, उसी बिंदु से संबंधित कि नारी सौंदर्य में सबसे ज़्यादा जो कवियों ने वर्णन किया है वो किया है नक्सिक वर्णन। इसका मतलब ये होता है कि किसी स्त्री का सिर से लेकर पैर तक या एड़ी से लेकर चोटी तक वर्णन किया जाता है, उसको नक्सिक वर्णन के नाम से जाना जाता है। किसी सुंदरी के बालों का वर्णन, उसकी आंखों का वर्णन, मतलब हर रूप में उसकी जो सुंदरता का वर्णन है वो रीतिकालीन कवियों ने सबसे अधिक किया है। अगला हम इसमें जो बिंदु जोड़ते हैं वो लेंगे हम आचार्य प्रदर्शन। आचार्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति, इस प्रवृत्ति का जो उदय है वो केशवदास से माना जाता है। सबसे पहले रीतिकाल में केशवदास ने अपने आप को अन्य कवियों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए, आचार्य का पद प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक छंद, अलंकार, काव्य रीति, काव्य गुण और काव्य के सभी तत्वों का, उसके लक्षण ग्रंथों का प्रयोग जो है
आचार्य केशवदास ने सबसे अधिक किया। कारण ये था कि केशवदास अपने आप को अन्य कवियों की तुलना में बहुत बड़ा विद्वान दिखाना चाहते थे। यही कारण है कि रीतिकाल के जो कवि केशवदास है उनको असल में कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। इसका कारण ये था कि उनका काव्य इतना ज़्यादा कठिन है कि भाव पक्ष उनके कला पक्ष में से उलझ गए हैं कि हम कई बार पढ़ेंगे तो भी सुलझ नहीं पाते हैं। और इसी का अनुसरण करते हुए जो अन्य कवि है वो भी आचार्य केशवदास की परंपरा पे चल पड़े। इसलिए कि ये प्रवृत्ति भी चल पड़ी थी कि सब कवि अपने आप को दूसरों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए आचार्य प्रदर्शन की करने में लगे हुए थे। तो ये रीतिकाल था जिसकी काव्य धारा को हमने पढ़ा कि ये 3 भागों में बटी हुई है और ये इसकी प्रमुख काव्यगत प्रवृत्तियां या विशेषताएं हैं। अगले बिंदु में अगली कक्षा में हम जो अध्ययन करेंगे वो अपने बीए द्वितीय वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र है, जिसमें हिंदी नाटक और एकांकिका उद्भव और विकास से संबंधित प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। तो अगले अपनी चर्चा का जो बिंदु है वो हिंदी नाटक और एकांकिका उद्भव एवं विकास होगा। धन्यवाद।